हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि हम अभी जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट में भी हम होम के पार्ट को देख रहे थे, यानी कि जो हमारा घर है, घर के जो हमारे विभिन्न पार्ट हैं, जैसे कि हमारे सीढ़ी हो गए, दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई, छत हो गई। ये सारे के सारे हमारे घर के अभिन्न अंग होते हैं, जो हमारे घर में कार्यात्मक रूप से उपयोग किए जाते हैं, साथ ही साथ हमारे घर की शोभा को बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। तो हमने इन सभी के उपयोग को पढ़ा, इनकी जो सुंदरता बढ़ाने के कार्य करते हैं उसके बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने ये हमारी किस तरह से रक्षा करते हैं, हमने इनके बारे में समझा। हमने इनके पार्ट को समझा, इनके प्रकार को समझा, चाहे वो आपके दरवाजे हों, छत हो या फिर वो खिड़की हो। साथ ही साथ हमने कुछ मटेरियल पर चर्चा किया था जिससे हमारे दरवाजे और हमारी खिड़कियाँ बनाई जाती हैं। इन सब को पढ़ने के बाद अब हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो कि हमारे किसी एक ब्रांच से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सतत विकास लक्ष्य के बारे में। अब ये जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है, ये कोई हमारा एक ब्रांच का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि कुछ हमारे ऐसे करंट के क्वेश्चन भी होते हैं जो कि हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये हमसे ऐसे एक कह सकते हैं सिलेबस में हमारे नहीं दिए होते हैं, लेकिन फिर भी हमें इन्हें पढ़ना होता है। तो आपको पता ही होगा आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपसे पूछा जाता है सस्टेनेबल फाइबर क्या है? इको फ्रेंडली फाइबर क्या है? सस्टेनेबल वूल क्या है? साथ ही साथ आपसे पूछे जाते हैं कि ये जो आपके इको फ्रेंडली फाइबर है ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल फाइबर क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर क्या होते हैं? तो ये तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो हमारा सस्टेनेबल फाइबर है, ये क्या होता है? तो आपको इतना ध्यान रखना है, अगर सस्टेनेबल फाइबर की बात हो रही है, इसमें हमें अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाना है। अब वो चाहे कुछ भी पूछा जाए, आपसे पूछा जाता है ऑर्गेनिक फाइबर क्या होता है? ऑर्गेनिक कॉटन क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, बात किया जाए चाहे ऑर्गेनिक की, बात किया जाए चाहे सस्टेनेबल की, हमें अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ें हम करते हैं, हमें अपने पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए ऑर्गेनिक कॉटन क्या होता है? ऑर्गेनिक कॉटन मतलब कि जब आप कॉटन के उत्पादन के लिए खेतों में पौधों को उगाने के लिए जब आप रासायनिक उत्पादों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके ऑर्गेनिक कॉटन कहलाते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है ऑर्गेनिक वूल क्या होता है? तो जब आप अपने जो भेड़ हैं, अब ऑर्गेनिक यानी कि जो हमारे भेड़ हैं, बकरियाँ हैं जिनसे हम वूल को प्राप्त करते हैं, उन्हें जब आप ऐसे रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके, रासायनिक खादों का प्रयोग करके जो फसलें उगाते हैं या जो उनके लिए चारा उत्पादन करते हैं, उनमें जब आप रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, तब उनको जो खाद्य पदार्थ देते हैं वो आपके ऑर्गेनिक वूल कहलाते हैं। या आपसे पूछा जाता है सस्टेनेबल टेक्सटाइल क्या है? तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो भी टेक्सटाइल तैयार होते हैं या जो आपके फाइबर तैयार होते हैं, वो हमारे सस्टेनेबल टेक्सटाइल के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में आप जो आपके ये टेक्सटाइल में उपयोग किए जा रहे हैं चीज़ें, इसमें आप ज़्यादा ये जो हमारे रासायनिक चीज़ें हैं, इनका उपयोग नहीं करते हैं। इसी के साथ-साथ अगर आपसे पूछा जाए रिसाइकिल टेक्सटाइल क्या है? तो मतलब ऐसी टेक्सटाइल की विधि जिसमें आप जो हमारा
टेक्सटाइल यानी कि जो हमारे कपड़े वगैरह हैं, इनको आप उपयोग कर लेते हैं। आप इनको फेंकते नहीं हैं, रिसाइकल कर लेते हैं, यानी कि जैसे आपने बंगाल के कांथा में पढ़ा था, बंगाल के कांथा में क्या होता है? जो हमारे पुराने वस्त्र होते हैं, उन्हीं से हम निकाल कर नई चीज़ों को बनाते हैं। इसी के साथ-साथ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ये कुछ टर्म होते हैं जिन्हें हमको ध्यान रखना होता है। हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा जो मैं चीज़ें अभी आपको बता रही हूँ। ठीक? चलिए, उससे पहले हम ये जो हमने अभी-अभी आपको टर्म बताए, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, फिर वहाँ पर इन चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अभी आज के लिए जो हमारा टॉपिक है, वो हम एक सिर्फ़ एक बिंदु पर बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा सतत विकास लक्ष्य। आपको पता है कि सतत विकास लक्ष्य क्या रखे गए हैं? 17 रखे गए हैं, जिन्हें हम एसडीजी के नाम से जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब ये गोल हमारे कौन-कौन से हैं, बस हम इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि हैं आपके 17 गोल, ठीक? अब इन 17 गोल को हम समझने से पहले थोड़ा-सा अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं, ठीक? पहले ऐसे सस्टेनेबल, रिसाइकल इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे या बहुत ही कम पूछे जाते थे। लेकिन जो अब हाल के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सस्टेनेबल फाइबर क्या है? सस्टेनेबल कॉटन क्या है? सस्टेनेबल ये आपके फाइबर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फाइबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य के बारे में कुछ बिंदुओं को देखते हैं कि ये सतत विकास लक्ष्य है क्या? ठीक? अगर बात किया जाए, अगर आपसे बिल्कुल साधारण शब्दों में आपको ध्यान रखने के लिए बोला जाए, तो आप सतत विकास का अर्थ क्या समझेंगे? सतत विकास समृद्धि, समृद्धि के लिए एक समग्र दृष्टिकोण क्या करता है? एक समग्र दृष्टिकोण है जो भविष्य की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को संतुलित करता है। कहने का मतलब कि हमें अपने आने वाले जो भविष्य है, उसके लिए भी चीज़ों को प्रिज़र्व करना है और जो वर्तमान हमारी आवश्यकता है, उनको भी हमें पूरा करना है। लेकिन उसके लिए हमें अपने पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने पर्यावरण को हानि पहुँचाकर फिर अपना जो भी हमारी आवश्यकता है, हम उसको पूरा करें और साथ ही साथ अपने भविष्य के लिए भी सुरक्षित करें। तो सतत विकास में सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि हमें अपने वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना ही करना है। अपने आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण विचारों को संतुलित करते रहना है। साथ ही साथ भविष्य की क्षमताओं के साथ भी हमें समझौता नहीं करना है। ठीक? सतत विकास जो है, सतत विकास को अक्सर ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अपने भविष्य की पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना ही वर्तमान की ज़रूरत को पूरा करना। देखिए, ये दोनों बातें आपकी ही कही जा रही हैं। मतलब ये जो आपने अभी ऊपर देखा, ये लाइन, पहली लाइन आपने जो देखा, ये भी वही कही जा रही है बात। बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर जो लैंग्वेज है इसकी थोड़ी-सी इसमें शब्दों में हेर-फेर किया गया है ताकि आप बातों को अच्छे से समझ सकें। वो क्या है कि जो सतत विकास है ये समृद्धि के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है जो भविष्य की क्षमता से समझौता किए बिना, यानी कि आपको भविष्य की जो हमारी क्षमताएँ हैं उसके साथ समझौता नहीं करना है। बिना समझौता किए ही आपको वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को संतुलित करना है। इसी के साथ-साथ आपसे एक परिभाषा और बताई जा रही है या हम कहें तो इसी सतत विकास के कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसी के अर्थ को थोड़ा-सा
और अच्छे से परिभाषित करने की कोशिश की गई है। क्या है? इसमें भी वही बात आपसे कह रहा है कि जो सतत विकास है, ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अक्सर ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरत को पूरा करता है। ये आपका क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब हमें देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, वो अपने पर्यावरण पर देना है। आप पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। आप अपने पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई हानि नहीं पहुँचाएँगे। अपने पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो हमारे भविष्य के लिए जो भी हमें संरक्षण करना है उसको करना है, साथ ही साथ अपने वर्तमान की आवश्यकताओं को भी या अपने वर्तमान की ज़रूरतों को भी हमें पूरा करते रहना है। बस यही इतना हमारा लक्ष्य है या सतत विकास हमारा यही है। अगर हम थोड़ी-सी बात करें जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी, थोड़ा-सा आप इसे यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर कभी आपसे पूछा जाता है एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई आपका फुल फॉर्म याद करना हुआ या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको इंग्लिश में ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे एसडीजी, अगर कभी आपको हिंदी में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे दिया तो भी आपको ध्यान रखना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है या क्या क्या चीज़ें हमसे कही जा रही हैं। ठीक? तो सबसे पहले आप यहाँ से इस बिंदु को ध्यान रखेंगे, एसडीजी। एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। अब ये जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है, 17 परस्पर जुड़े उद्देश्यों का एक संग्रह है। इस सतत विकास लक्ष्य में 17 गोल को रखा गया है या 17 परस्पर जुड़े उद्देश्यों का एक ये संग्रह है या कह सकते हैं एक पैकेज के रूप में है, जिसे लोगों और ग्रह की शांति और समृद्धि के लिए साझा खाका के रूप में तैयार किया गया है। साझा खाका, खाका मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं, खाका को आप ऐसे कह सकते हैं जैसे रूपरेखा तैयार करना, ठीक? जैसे आप कोई निबंध हम लिखने जाते हैं, निबंध आप सभी ने लिखा होगा, हाई स्कूल इंटर तक हमसे पूछे ही जाते हैं। तो जब हम क्या एक निबंध लिखने जाते हैं, तो हम एक खाका तैयार करते हैं या जिसे हम एक कहते हैं रूपरेखा तैयार करते हैं या हम एक आउटलाइन बनाते हैं। बस वही चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि ये जो हमारा एसडीजी है यानी कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये लोगों और ग्रह के लिए शांति और समृद्धि के लिए खाका या साझा खाका के रूप में तैयार किया जाता है वर्तमान और भविष्य में। यानी कि जैसा आपने अभी देखा कि हमें अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना है, लेकिन समझौता नहीं करेंगे हम, ठीक? इस बात को ध्यान में रखते हुए। अब आई बात समझ में? 2015, कब? 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए एसडीजी, वही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण, शांति और न्याय सहित हमारे सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्यवाही का आह्वान है। यानी कि जो हमारे ये किसी एक देश का नहीं है, ये जो आपका 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी जो सदस्य देश हैं, इन्होंने अपनाया था, इन सभी ने अपनाया था एसडीजी को। तो इसमें था क्या? इसमें था कि गरीबी हो, असमानता हो, जलवायु परिवर्तन, आपको पता है कि कितनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
साथ ही साथ पर्यावरण का क्षरण भी बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। शांति और न्याय सहित हमारे सामने आने वाली ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो आपकी गरीबी हो, असमानता हो, जलवायु परिवर्तन हो या फिर पर्यावरण क्षरण हो, शांति हो, न्याय हो, ये किसी एक देश की या किसी एक व्यक्ति के लिए समस्या नहीं है। ये पूरे विश्व के लिए चुनौती है। पूरे विश्व की चुनौतियों का समाधान करने के लिए ये जो एसडीजी है, इसको बनाया गया। अब इसमें कुछ लक्ष्य रखे गए थे, 17 लक्ष्य थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे ये 17 लक्ष्य हैं या जो हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, जो रखे गए हैं, कौन-कौन से हैं। अब हम एक-एक करके उन 17 लक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी साइट पर इसे ढूँढने जाएँगे, तो इसके बारे में कम से कम 2-3 पेज तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा-सा इसके बारे में समझना है बस, कि ये जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है, ये हमारा है क्या? और हमें उन एक बार अपने 17 गोल को देख लेना है बस, बाकी हमें इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो हमारे काम का है, जैसे कुछ अभी हमने आपको कुछ टर्म बताए थे, जैसे सस्टेनेबल टेक्सटाइल हो गए, सस्टेनेबल फाइबर हो गया, आपका एक ऑर्गेनिक फाइबर हो गया, ऑर्गेनिक कॉटन हो गया, ऑर्गेनिक सिंथेटिक्स हो गए। इन सभी के बारे में ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए कि जो हमारा सतत विकास लक्ष्य रखा गया है, यानी कि जो सतत विकास है हमारा, उसमें जो गोल रखे गए हैं हमारे 17, वो कौन-कौन से हैं। बस एक बार हमें इन गोलों के बारे में पढ़ लेना है। और वैसे आज की हमारी क्लास जो है, ये बहुत लंबी नहीं होने वाली है, क्योंकि बस हम इन्हीं जो हमारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हम इसी के बारे में समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। ठीक? तो जो हमारा सबसे पहला लक्ष्य है, लक्ष्य नंबर 1, ये क्या है? हर जगह गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करना। एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन आप सभी ने सुनी होगी, और हमने इसको जब ये न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा था तब भी बताया था, और पता नहीं कितनी बार हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे कि जो हमारा भारत जो है, ये कुपोषण के दोहरे भार से ग्रसित है। एक ऐसा वर्ग जो अधिक खाकर ग्रसित है कुपोषण से, और दूसरा हमारा ऐसा तबका जो कि बिना खाए ही कुपोषण से ग्रसित है, यानी कि वो कुछ खाने को उसको नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो कुपोषण से ग्रसित है। तो इसमें ये गोल रखा गया कि हर जगह से आपको गरीबी को उसके सभी रूपों को समाप्त कर देना है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे जैसे ये जो आपका प्रोटीन पीईएम है, या हम इसी को पीसीएम कहते हैं, यानी कि प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन, या फिर प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। इसकी कमी से जो आपको रोग होता है, यानी कि जो बच्चों में हमें देखने को रोग मिलता है, वो मिलता है क्वाशियोरकर और मैरेस्मस। क्वाशियोरकर क्या होता है? जो ये जिसमें बच्चों में सिर्फ़ कैलोरी की कमी होती है, यानी कि कैलोरी और प्रोटीन की कमी से आपका क्या होता है? कैलोरी और प्रोटीन की कमी से मैरेस्मस रोग होता है। और आपको पता है कि अगर आपसे किसी एक की कमी पूछी जाएगी, तो वहाँ पर आपका एक कमी में आता है क्वाशियोरकर। ये जो मैरेस्मस होता है, इसी को हम सूखा रोग के नाम से जानते हैं। कभी-कभी होता क्या है कि अगर यहाँ पर मैरेस्मस दिया है फिर तो ठीक है, अगर सूखा रोग दिया है तो हम थोड़ा-सा हमारे ध्यान से निकल जाता है, और वहीं पर हमें हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ये तो हमारी बात हो गई, हम तो ये पीसीएम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मेरा पूछने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताना है कि जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल हो गए, ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं ना? तो जब इनकी कमी से होने वाले रोग को हम किस नाम से जानते हैं? जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जो होने वाला रोग होता है, हम उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे बताएँगे, ठीक?
तो आपने ये देखा कि जो हमारा ये पहला लक्ष्य रखा गया एसडीजी का, वो क्या था कि आपको हर जगह से हमें गरीबी के सभी रूपों को समाप्त कर देना है। दूसरा गोल क्या रखा गया? ये तो पहला गोल था। फिर दूसरा गोल क्या रखा गया? दूसरा गोल ये रखा गया कि भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। इसमें भी इसमें भी किस बात को? यानी कि भूखमरी को समाप्त करना है, कहीं न कहीं गरीबी को हटाना है, ठीक? तो भूखमरी को समाप्त करेंगे, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना, साथ ही साथ टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने का कार्य इसमें किया जाएगा। ये हमारा दूसरा गोल रखा गया था। पहले में हमने देखा गरीबी हटाएँगे, हम हर तरह से, हर रूप से गरीबी को हटा देंगे। दूसरा ये है हमारा कि हम भुखमरी को समाप्त कर देंगे। और ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था कि हमारा भारत क्या है, ये दोहरे कुपोषण के भार से ग्रसित है। एक तो आपका अल्प पोषण है, एक अति पोषण है। एक संतुलित आहार क्या होता है? एक संतुलित आहार वो होता है जब उसमें पोषक तत्व सभी सही उचित मात्रा में या उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं, तभी वो हमारा सुपोषण कहलाता है। अदरवाइज़ अगर कोई पोषक तत्व ज़्यादा है, तो भी आपको कुपोषण होगा, और कम है, तो भी आपका कुपोषण होगा। आपको एक कथन बताना है कि किसने कहा है कि भारत का उद्धार जो है वो भारत की झुग्गी-झोपड़ियों में छिपा हुआ है। किसने ऐसा कहा था कि भारत का उद्धार भारत की झुग्गी-झोपड़ियों में छुपा हुआ है? यानी कि हमें अगर भारत का उद्धार करना है, तो हमें सबसे पहले उन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का उद्धार करना होगा, उनका विकास करना होगा। ऐसा किसका कथन है या फिर किसने कहा है? ठीक? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे गोल की। तीसरा गोल क्या रखा गया? सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना। मतलब किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो, सभी के लिए, यानी कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना, ये तीसरा लक्ष्य रखा गया। बढ़ते हैं हम अपने चौथे लक्ष्य की तरफ। चौथा लक्ष्य क्या रखा गया? ये जो हमारे एसडीजी फोर्थ है, वो क्या है कि समावेती और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देना। आपको पता ही है, ये आप सभी ने प्रसार शिक्षा में भी पढ़ा है कि ये जो व्यक्ति होता है वो जीवन भर सीखता है, यानी कि आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देने की बात भी एसडीजी में की गई थी। और समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करना। समावेशी शिक्षा आप सभी ने पढ़ा है। जो हम शिक्षा देंगे या जो शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी, वो समावेशी होगी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, और इसमें जिससे सभी लोग आजीवन सीखने का अवसर मिलेगा सबको। ठीक? अगला है आपका लक्ष्य नंबर 5 जो रखा गया। लक्ष्य 5 में क्या रखा गया कि लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। आपको पता है कि महिला सशक्तिकरण की बड़ी बात की जा रही है। जब आपने जब हमने अभी हाल फिलहाल में कुछ ही दिनों पहले जब एनसीईआरटी बेस्ड जो हम सीरीज देख रहे थे, यानी कि जो हमारे पॉइंट थे, उसमें हमने महिला उद्यमिता की बात की थी। ज़रा आप मुझे बताएँगे हमने किस महिला का नाम लिया था? इसी के साथ-साथ हमने पढ़ा था ये जो लिज्जत पापड़ है। ये जो हमारा लिज्जत पापड़ है, ये भी एक महिला संगठित महिला को सशक्त बनाने के लिए था। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए थी। लैंगिक समानता प्राप्त करना, मतलब आपको पता ही होगा कि कितना लैंगिक भेदभाव होता है महिलाओं और पुरुषों में।
तो जो हमारा 5वां लक्ष्य रखा गया, वो ये रखा गया कि लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। ठीक? फिर जो छठा लक्ष्य रखा गया, छठा लक्ष्य क्या रखा गया? ये रखा गया कि सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। ये सभी के लिए क्या किया गया? सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता। आपको पता है कि हर घर जल नहीं मिल पाता है। अच्छा, आप एक बार मुझे बताएंगे क्या कि हर घर जल जो पहुंचाने का लक्ष्य था, सबसे पहले किस राज्य ने पूरा किया है? हर घर जल। ठीक। और एक क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में भारत ट्रॉमा मुक्त हुआ है। विश्व ट्रॉमा, ये जो हम मनाते हैं विश्व ट्रॉमा दिवस, एक बार मुझे आप ये कमेंट करके बताइएगा कि हम विश्व ट्रॉमा दिवस कब मनाते हैं। ठीक। और हाल फिलहाल में ही WHO ने अभी इसे भारत को इसे मुक्त किया है। ठीक। तो जो छठा लक्ष्य रखा गया वो सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना था। 7वां लक्ष्य क्या रखा गया? सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। 7वां लक्ष्य जो रखा गया हमारा, वो ये रखा गया कि सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा का पहुंच सुनिश्चित करना। छठा लक्ष्य देखा हमने, 7वां लक्ष्य देखा। अब बात कर लेते हैं 8वें लक्ष्य की। 8वां लक्ष्य क्या रखा गया? तो सभी के लिए सतत, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्यकार को बढ़ावा देना। मतलब ये जो हमने 8वां लक्ष्य रखा, वो ये रखा कि सभी के लिए सतत, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्य कार्य को बढ़ावा देना। ये था हमारा 8वां लक्ष्य रखा गया था, जो कि हमारे सतत विकास लक्ष्य का 8वां लक्ष्य था। फिर हमने 9वां लक्ष्य क्या रखा? 9वां लक्ष्य है हमारा कि लचीली बुनियादी ढांचा तैयार करना। क्या रखा गया? लचीली बुनियादी ढांचा तैयार करना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना। अच्छा, ये जो आप यहाँ पर 9वां लक्ष्य देख रहे हैं, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं? ज़रा मैं यहाँ से आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जो कि आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक? सबसे पहले आप मुझे ये बताएँगे, ये बुनियादी बुनियादी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। बुनियादी शिक्षा का संबंध किससे है? साथ ही साथ आप बताएँगे कि ये जो नवाचार होता है, नवाचार को सबसे पहले जो व्यक्ति अपनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सबसे लास्ट में जो अपनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये 3 क्वेश्चन, बस आप 3 ही बताइए, बाकी नवाचार से तो आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। फिलहाल के लिए आप इतना मुझे बताइएगा कि बुनियादी शिक्षा का संबंध किससे है और साथ ही साथ जो नवाचार को सबसे पहले अपनाता है, उसे क्या कहते हैं? और जो सबसे लास्ट में अपनाता है, उसे क्या कहते हैं? अगर आपको याद आ रहा हो, तो नवाचार के चरणों को भी 5 चरण हमने पढ़े थे, पाँचों चरणों को एक बार क्रम से आप लगा दीजिएगा। ठीक? अगर इतना कर देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमने इसे कई दिनों पहले पढ़ा था, या हम कह सकते हैं कई महीनों पहले हमने इसको पढ़ा था। देखते हैं आप कितना याद रखते हैं चीज़ों को। अब बात कर लेते हैं हम अपने 10वें लक्ष्य की। 10वां लक्ष्य क्या है हमारा? तो देश के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना। जो देश के अंदर में जो असमानताएं हैं, देश के अंदर में जो भी असमानताएं हैं, उनको कम करने का लक्ष्य रखा गया। 11वां लक्ष्य क्या रखा गया? 11वां लक्ष्य रखा गया कि शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। यानी कि जो शहर हैं, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी बनाएंगे, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसी के साथ-साथ हमने 12वें लक्ष्य को देख लिया, 11वें को देख लिया, अब हम देखते हैं 12वें को।
12वां लक्ष्य क्या रखा गया कि टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। टिकाऊ उपभोग और उत्पादन का जो पैटर्न है उसे हमें सुनिश्चित करना है, ये हमने 12वां लक्ष्य बनाया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हमने अभी क्या कहा, स्टार्टिंग में जो हमने देखा कि जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है, इसमें हमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना है, अपने पर्यावरण के साथ भी कोई खेल नहीं खेलना है, इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। एक पॉइंट आप यहाँ से समझिएगा, अगर कभी भी आपसे ऑर्गेनिक की बात की जाए, कभी भी आपसे सस्टेनेबल की बात की जाए, कभी भी आपसे रिसाइकल की बात की जाए, कभी भी आपसे बायोडिग्रेडेबल की बात की जाए, तो इन सभी में सबसे प्रमुखता आपको देनी है अपने पर्यावरण को। आप अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसके आंसर को देंगे। अगर आपको कभी कोई चीज़ नहीं आ रही है एग्ज़ाम में, आपको जैसे कुछ नया देखने को मिल रहा है उस समय पर, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले लक्ष्य, जो है हमारा 13 नंबर का लक्ष्य। कुल मिलाकर हमें अपने 17 लक्ष्यों के बारे में बात करना है। 12 आपने कर लिया है, 5 लक्ष्य आपके और बच रहे हैं। 13वां लक्ष्य है हमारा कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करें। आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन कितना तेजी से हो रहा है, हमें इसको रोकना अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो जो हमारा सतत विकास का लक्ष्य रखा गया वो ये रखा गया कि जो जलवायु परिवर्तन है और उसके प्रभावों से निपटने के लिए हमें तुरंत कार्यवाही करनी है। अगला जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य नंबर 14, ये क्या है? तो 14वां लक्ष्य ये रखा गया कि सतत विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। यानी कि जो हमारे महासागर हैं, समुद्र हैं, समुद्री संसाधन जो भी हैं हमारे पास, इन सभी का हमें संरक्षण करना है और इनका सतत उपयोग करना। ये हमने 14वां लक्ष्य रखा। हम बात कर लेते हैं 15वें लक्ष्य की। 15वां लक्ष्य क्या रखा गया? तो स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के सतत उपयोग को संरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना, वनों का सतत प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण से निपटना तथा भूमि क्षरण को रोकना और उलटना तथा जैविक विविधता की हानि को रोकना। वही बात आ गई यहाँ पर कि हमें अपने जैव विविधता को हानि नहीं पहुंचाना है, इसकी रोकथाम करना है, इसको हानि से बचाना है। तो जो हमने 15वां अपना लक्ष्य रखा वो क्या रखा कि जो हमारी स्थलीय पारिस्थितिकी है, स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के सतत उपयोग की सतत उपयोग को संरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना और बढ़ावा देना। हमें अपने पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाना है, अपनी पारिस्थितिकी को संरक्षित करना है, इसको पुनर्स्थापित करना है, बढ़ावा देना है। वनों का सतत प्रबंधन करना। आपको पता है कि वनों की कटाई कैसे चल रही है। वनों की कटाई लगातार हो रही है ना? तो इसके प्रबंधन को करना, हमें इसके सतत प्रबंधन करना है ताकि हम वनों के क्षरण को रोक सकें या वनों की कटाई को रोक सकें। साथ ही साथ मरुस्थलीकरण से निपटना। यानी कि जब हमारे जो पेड़-पौधे हैं इनकी कटाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मरुस्थल तो बन जाएगा। तो हमें मरुस्थलीकरण से निपटना है। साथ ही साथ भूमि क्षरण को रोकना है। आपको पता है कि जो ये वन होते हैं, ये वन हमारे भूमि क्षरण को भी रोकते हैं। तो जब हमारे पेड़-पौधे कट रहे हैं, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा, भूमि का क्षरण होगा। तो इन सब से निपटने के लिए हमें अपने भूमि का क्षरण रोकना है, हमें वनों का सतत प्रबंधन करना है, मरुस्थलीकरण से निपटना है, अपने जो हमारे जैव विविधता है इसकी हानि को रोकना है। कुल मिलाकर हमें अपने पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना है, ठीक? ये हमारा 15वां लक्ष्य रखा गया। बात कर लेते हैं हम अपने 16वें लक्ष्य की। 16वां लक्ष्य क्या रखा गया? तो जो हमारा 16वां सतत विकास लक्ष्य है, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और
समावेशी समाज को बढ़ावा देना। सतत विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर प्रभावी जवाबदेही और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। यानी कि जो हमारा ये सतत विकास के लिए लक्ष्य रखा गया, उसमें 16वां लक्ष्य ये रखा गया कि हमें अपने सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना चाहिए। आपको पता है कि अगर चाहे ये देश की बात हो या हमारे घर परिवार की बात हो, शांतिपूर्ण और हमें समावेशी होना चाहिए। अपने घरों में शांतियाँ रखनी चाहिए। आपको पता है कि अगर घरों में ही कलह होगी तो ये ठीक नहीं है। तो सतत विकास के लिए सबसे पहले हमें शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देंगे। हमारे समाज में शांतिपूर्ण व्यवहार करें लोग, समावेशी समाज बने हमारा। सभी के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करना, हर व्यक्ति को न्याय मिले और सभी स्तर पर प्रभावी जवाबदेह और समावेशी संस्थान का निर्माण करना। ठीक, ये हमने 16वें लक्ष्य की बात कर ली। अब हम बात करते हैं लास्ट, जो कि है हमारा 17वां लक्ष्य। 17वां लक्ष्य क्या रखा गया? वो ये रखा गया कि कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। यानी कि जो हमारा 17वां लक्ष्य ये रखा गया कि कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना है। कार्यान्वयन के जो भी साधन हैं उनको हमें मजबूत करना है और सतत विकास के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना है। तो ये कुल मिलाकर हमारे 17 गोल रखे गए थे, कि इसमें जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं उसके हमने आज 17 जो हमारे लक्ष्य रखे गए हैं उनके बारे में पढ़ा हमने। और यहाँ से मैंने आपको कई क्वेश्चन बनाए हैं, कई क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। उम्मीद है कि आप सभी उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो ये आज हमारे 17 लक्ष्य जो हैं वो हमने देख लिए हैं। एक बार आप सभी इन लक्ष्यों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक? इम्पोर्टेंट है और ये आपको कोई ऐसे ब्रांच में नहीं मिलेंगे कि हमें इस ब्रांच में, उस ब्रांच में पढ़ने हैं। अब ये जो आपका सतत विकास लक्ष्य चल रहा है, अब इसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सस्टेनेबल जो हमारा फाइबर है क्या है, ऑर्गेनिक फाइबर क्या है, बायोडिग्रेडेबल फाइबर क्या है या नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर कौन से हैं। तो एक दिन और मैंने इसके बारे में शायद आपको बताया था कि जो आपका बायोडिग्रेडेबल है, वो बायोडिग्रेडेबल जो आपका फाइबर है, उसमें ऐसे फाइबर आते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा या आसानी से विघटित हो जाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। साथ ही साथ ऐसे फाइबर जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा या फिर आसानी से विघटित नहीं होते हैं, वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। और एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी मैंने आपको बताया था, बायोडिग्रेडेबल में जैसे आपका आ जाता है ये, जैसे आपके कॉटन हो गए, लिनन हो गए, आपके जूट हो गए, हेम्प हो गए, ये सारी चीज़ें आपके बायोडिग्रेडेबल में आती हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि जल्दी से हमारे जैसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, जिनमें आपका जैसे काँच आ गया। ये जो हम सिंथेटिक फाइबर होते हैं हमारे, या जो हमारे जैसे एस्बेस्टॉस वगैरह के फाइबर हो गए, ये सारी चीज़ें कीटों से नष्ट नहीं होती हैं, तो हम इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल में रखते हैं। और एक बात, आप एक्चुअली मैंने चेक नहीं किया बट मैंने शायद पढ़ाया है आपको नक्शे में।
होता क्या है कि जो आप क्वेश्चन पूछते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो मुझे ऐसे नोटिफ़िकेशन के रूप में नहीं मिलता है, तो मुझे उसे ऐप पर चेक करना होता है। इसीलिए मैं आपके मैसेज जब भी आप करते हैं, तुरंत नहीं देख पाती हूँ, या जब भी मैं ऐप खोलती हूँ, तभी मुझे दिखता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन रहा करे, तो आप तुरंत मत ऐसा सोचा कीजिए कि हमने आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, 1 दिन लग सकता है या दूसरे दिन भी मैं दे दूँ। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखा कीजिए, क्योंकि ये जो आप क्वेश्चन पूछते हैं, ये मुझे ऐसे दिखते नहीं हैं। मुझे कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आता है, मुझे जाके ऐप पर ही चेक करना पड़ता है। तो थोड़ा-सा उसमें समय लग जाता है। बाकी ये मैंने आपको कचरा यानी कि डिब्बे के बारे में, हरा डिब्बा, नीला डिब्बा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं। साथ ही साथ मैंने शायद आपको नक्शे के भी बारे में पढ़ाया है। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं चेक करूँगी, फिर आपको बताऊँगी हुआ है या नहीं हुआ है। बट मुझे जहाँ तक याद है, ये आपका नक्शे वाला टॉपिक हुआ है। साथ ही साथ हमने स्लीव्स हो गए, आपके कॉलर हो गए, ये सारी चीज़ों को कवर अप किया है। बस थोड़ा-सा अगर आपको दिक्कत हो रही है ना कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं, तो आप थोड़ा-सा आप देखेंगे कि ये आपके किस ब्रांच का है। जैसे आपको अभी आपने एक लोगों का कमेंट आया था नक्शे के बारे में, तो ये आपके होम मैनेजमेंट का पार्ट है। होम मैनेजमेंट में भी आपके ये होम वाला पार्ट जो है, घर वाला पार्ट जो है, आवास वाला भाग कह सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। और जैसे आपके ये कचरे के डिब्बे हैं, ये भी आपको होम मैनेजमेंट में ही मिल जाएँगे। कचरे के डिब्बे, कचरे, इन सब के बारे में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में जो मैंने बोला, ये आपको हो सकता है होम मैनेजमेंट में भी मिल जाए, और हो सकता है ये आपको टेक्सटाइल में भी मिल जाए। जैसे अगर आपको ये आइडिया है कि ये आपके किस किस ब्रांच से हैं, तो आप आसानी से चीज़ों को पा जाएँगे, क्योंकि चैनल पर आपके हर ब्रांच की अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी है। हाँ, अब ये मैं सोच रही हूँ कि जैसे आपके कुछ पॉइंट हैं, जैसे ये आज आपने एसडीजी के बारे में पढ़ा, फिर अभी थोड़ा-सा हम अभी हाल-फिलहाल में हमारा विश्व खाद्य दिवस गया है, उसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेंगे। साथ ही साथ जो आपका अभी हाल ही में आया ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, हम उसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेंगे। तो मैं सोच रही हूँ इनको किसी अलग प्लेलिस्ट में रखने के लिए। एक बार हम देखते हैं, नहीं तो इसको हम ऐसा किसी जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के नाम से कोई फ़ोल्डर बन जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ें पड़ जाएँगी, या फिर देखते हैं, कल मैं आपको बता दूँगी ये मैंने किस फ़ोल्डर में रखा है। इतना तो तय है कि आपका किसी एक फ़ोल्डर में ये नहीं जाएगा, ना ही मतलब टेक्सटाइल में जाएगा, ना ही इसके लिए कोई आपका नया फ़ोल्डर मैं बनाती हूँ, देखती हूँ किसी ऐसे ही कोई महत्वपूर्ण बिंदु या इम्पोर्टेंट पॉइंट के नाम से आपका फ़ोल्डर बन जाएगा, तो जिससे आपको ना खोजने में परेशानी ना हो। ये जो मैंने अलग-अलग फ़ोल्डर बनाए हैं, बस इसलिए बनाया गया है ताकि आपको चीज़ें खोजने में कोई दिक्कत ना हो, आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। अभी जैसे लगभग हमारी 400 के आस-पास क्लासेज़ हो चुकी हैं, सारी टोटल। तो अगर अभी 400 क्लास को एक साथ खोजना पड़े तो दिक्कत है। लेकिन जहाँ आपको पता है कि हाँ, हम कौन-सी ब्रांच पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उस ब्रांच में जाएँगे और वहाँ पर चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएँगी। तो फ़ोल्डर इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको चीज़ों को खोजना ना पड़े, आपको एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएँ। बस आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप खोज रहे हैं, वो हमारे किस ब्रांच से रिलेटेड है। अब हैं तो सारी होम साइंस की ही, लेकिन हमारे अलग-अलग ब्रांच है ना, तो हमने इसीलिए अलग-अलग ब्रांच बना कर रखे हैं। आप जाएँगे, बस आपको ब्रांच का नाम पता होना चाहिए कि हम किस ब्रांच के क्वेश्चन को पूछ रहे हैं या किस ब्रांच का हमारा टॉपिक है। तो आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास अगर आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक-वाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी मिलते हैं, कल संडे है, प्रैक्टिस के साथ में मिलेंगे। थोड़ा-सा पढ़-वढ़ कर भी आइएगा आप, ठीक? पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि चीज़ें कुछ न कुछ आपको नई ज़रूर मिलेंगी, ठीक? चलिए फिर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।